हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? तो आज हमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखो, एक बात मैं बोल रहा हूँ, हर चैप्टर की कम से कम 10 से 15 वीडियोस आ सकती हैं, पर एक बार ही सारी वीडियोस आपने अच्छे से देख ली तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको केमिस्ट्री में पूरी 10th क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ लो, ठीक है? मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़। मैं पहले केमिस्ट्री ओ फिनिश करवा रहा हूँ पूरी क्लास 10th की। अगर आपको उसके बाद 10th क्लास की केमिस्ट्री में इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट में बता देना, पर ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास आज की। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम स्टार्ट करने वाले बिल्कुल बेसिक से। हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, केमिकल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ में हम बहुत सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन होती कैसे हैं, क्यों होती हैं, इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में फ़र्क क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो अच्छे से हमें इन सारे टॉपिक्स को समझना है और लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करें? तो हंसते रहो खैर, और इन्जॉय के साथ आराम से अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि ये भी 10th क्लास है। 10th क्लास का सब कुछ आप बहुत आराम आराम से अच्छे से समझते हुए चलोगे तो आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस रिलैक्स होकर एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। मैंने बहुत अच्छे से पीपीटी तैयार करी है। ये नोट्स आपको मैं नीचे की वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। मैं वीडियो के जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी हमारी पीडीएफ है, एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं सारी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो, ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम अंकुश है। मैं ऑलरेडी काफ़ी दिनों से सर केमिस्ट्री, साइंस एंड मैथ्स ये सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। क्लास 9 to 12 भी पढ़ा रहा हूँ, छोटे बच्चों को भी पढ़ाया मैंने। ओवरऑल नर्सरी से 12th क्लास तक पढ़ाया है, प्लस मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अंकुश नाम है मेरा एंड यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं खुश हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। मैं फिर बोल रहा हूँ, बस मेरे साथ साथ चलना है। एक एक टॉपिक समझ में आएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, तो उन सारी प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। क्योंकि जब मैं पढ़ता तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, वो मुझे पता है वो आपको भी आने वाली है, तो हम साथ में सोल्व करेंगे ना, ठीक है? तो जो जो प्रॉब्लम्स किसी भी स्टूडेंट को आती है, उन सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोज़ आने वाली है। तो अब हमारी इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हमारी पहली वीडियो आने वाली है, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, ठीक है? तो हम चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें से हमें पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा समझना है, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, ताकि हमको कोई दिक्कत ना आए। तो एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, हमें समझना है केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आराम से मेरी बात को अच्छे से समझो। सपोज करो मेरे पास पानी है, ठीक है? पानी है, और मैं उस पानी में शुगर डाल रहा हूँ, चीनी डाल रहा हूँ। उसके बाद मैंने उस पानी में थोड़ी सी साल्ट डाल दी, यानी कि नमक डाल दी, एंड मैंने उसको फिर मिक्स कर दिया। एंड उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा लेमन डाल दिया, एंड फिर मैंने उसको एक जगह पर रख दिया। तो बताओ क्या बना? ओवरऑल नॉर्मल सी बात है, नींबू पानी बन गया, ठीक है? लेमनेड बन गया, ओके। और समझते हैं, मैंने क्या लिया? वाटर लिया, मिल्क लिया, एंड चाय की पत्ती ली, इन सबको मिक्स किया, थोड़ी बहुत शुगर ली, एंड सबको मिक्स कर दिया। क्या बनी? चाय बन गई। जब मैं चीज़ों को मिक्स कर रहा था, उससे पहले की बात करते हैं और उसके बाद की बात करते हैं। तो जब मुझे चाय बनानी थी तो मैंने क्या क्या लिया? मैंने 4 से 5 चीज़ें ली, ठीक है? मैंने 4 से 5 चीज़ें ली। मैंने दूध लिया, पानी लिया, चाय की पत्ती ली, और भी जो चीज़ें मेरे को चाय में डाली थी वो सारी ली। मैंने उन सारी चीज़ों को लेने के बाद क्या किया? बताओ क्या किया? मैंने उन सारी चीज़ों को लेने के बाद उसको एक बर्तन में, वेसल में लिया, और फिर मैंने एक टेम्परेचर पे उसको गर्म किया, और कुछ देर के बाद मेरे को फाइनल मेरे को पास एक प्रोडक्ट मुझे मिल गया, जिसको मैं टी बोलता हूँ, ठीक है?
प्रैक्टिकली समझ में आ रही बातें? ऐसे ही मैंने मान लो मेरे को कुछ भी बनाना है, प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हैं हम, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने कुछ ऑलरेडी अवेलेबल सामान लिया, फिर उन सारे सामानों का कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके उनको मिलाया, उसके बाद मेरे को पास एक नया प्रोडक्ट आ गया। यानी कि जो चीज़ें मेरे पास पहले से अवेलेबल थी, जो सब्सटेंसेस मेरे पास पहले से अवेलेबल थे, उन्हीं को मिक्स करके, उन्हीं का यूज करके मैं नए सब्सटेंस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं कुछ नया नहीं कर रहा, मैं बस क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस की हेल्प से मैं नए सब्सटेंसेस क्रिएट कर रहा हूँ। यानी कि जिसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास सबसे पहली बात, देखो इस बात को ऐसे समझो, केमिकल रिएक्शन का मतलब है पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस है। वो चाय बनाने में पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ ना। अब वो जो चाय है और चाय से पहले जो मेरे पास सामान था, उन सब की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। शुगर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, टेस्ट अलग होता है ना। एंड चाय की पत्ती की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, वो सॉलिड थी, सब कुछ था। लेकिन चाय जब हमारे पास आई उस कप में, तो वो लिक्विड शेप में थी, वो चाय की पत्ती हमने साइड रख दी। यानी कि प्रॉपर नए सब्सटेंसेस बना देना पुराने सब्सटेंसेस से, और उन नए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हमको क्या बात समझ में आ रही है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। क्या बात समझ में आ रही है हमको कि केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। पहली बात तो इतनी सी बात समझ लो कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये बात समझो। ऐसा कुछ भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको करने में थोड़ा सा भी टाइम लगा हो, तो वो पूरी की पूरी एक्टिविटी एक प्रोसेस है। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल, आपने चाय बनाई दूध का, पानी का यूज करके, तो उस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा ना, उस पूरी एक्टिविटी में टाइम लगा, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस चला, और उस प्रोसेस की वजह से क्या बन गया, न्यू सब्सटेंसेस बन गए। न्यू सब्सटेंस क्या बन गई, हमारी चाय बन गई। जो वाटर था, जो मिल्क था, वो हमारे पास पहले से अवेलेबल था, और उन दोनों की हेल्प से और कुछ हमारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस की हेल्प से हमने नए सब्सटेंसेस क्रिएट कर दिए, और उन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी कैसी है, डिफरेंट है। यानी कि वो सब्सटेंस अलग टाइप के हैं, उनका टेस्ट अलग है, उनका कलर अलग है, वो टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बने हैं। वाटर ठंडा था, चाय गरम गरम निकली है अभी अभी वेसल से। ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को कि केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता, एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें नए सब्सटेंसेस बनाने हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दूध लिया, क्या लिया, मिल्क लिया, दूध लिया, एंड उससे मट्ठा बना ली, तो और उस मट्ठा को बनाया, एंड फिर घी अलग हो गया होगा, तो दूध से मट्ठा बनी और घी बना। प्रैक्टिकल सी बात है। दूध लिया, उस दूध के साथ हमने एक पूरा प्रोसेस किया, उससे मट्ठा बनी और घी बना। समझ में आ रही बात? तो हमारे पास दूध पहले से अवेलेबल था, जो दूध हमारा, मिल्क हमारा सब्सटेंस है, वो हमारे पास पहले से अवेलेबल था, और उस पहले से अवेलेबल सब्सटेंस की हेल्प से हमने दो नए सब्सटेंस बना दिए, जिसको एक को हम मट्ठा बोलते हैं, एक को हम घी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि अवेलेबल सब्सटेंसेस से नए सब्सटेंसेस बनाना, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं जो सब्सटेंस अवेलेबल थे उनसे, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, देखो बहुत प्रैक्टिकल सी बात कर रहे हैं ना हम। एक छोटी सी बात और करते इस टॉपिक में ही। देखो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, साथ साथ में पढ़ते हुए चलो हाथों हाथ मेरे साथ। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। केमिकल रिएक्शन के टाइम पे एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आयरन लो और उस आयरन से सिल्वर बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। Fe आयरन को बोलते हैं, Ag सिल्वर को बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम आयरन एलिमेंट का एटम लो और उससे सिल्वर एलिमेंट का एटम बन जाए। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है यार, इसमें क्या ही इतना बड़ी बात कर रहे हो तुम लोग। ऐसा बताओ, प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हारे पास आयरन है, उस आयरन के साथ तुम कुछ भी करो, कोई नया प्रोडक्ट भी बना लोगे ना, उसके अंदर भी तो आयरन ही होगा ना। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं हो सकता कि आयरन को गर्म करते रहो करते रहो करते रहो, सिल्वर बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कार्बन है तो कार्बन से तुम ग्रेफाइट बना सकते हो, डायमंड बना सकते हो, ये कार्बन के ही बने हुए होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड, कोई अलग चीज नहीं होती। कोई बोलेगा डायमंड क्या है, तो डायमंड जो है वो कार्बन का ही बना हुआ है ना।
लेकिन उसका जो एलिमेंट है डायमंड का वो कार्बन है, ऐसे ग्रेफाइट का एलिमेंट भी कार्बन है। तो हमने दो नए प्रोडक्ट तो बनाए, हमने कार्बन और ग्रेफाइट नाम के दो सब्सटेंसेस तो बना दिए एक प्रोसेस के बाद। एक प्रोसेस करने के बाद हमने कार्बन से डायमंड और ग्रेफाइट नाम के दो सब्सटेंसेस बना डाले। बट एक बात अच्छे से समझो, पहले भी उसके अंदर कार्बन था, अभी भी उसके अंदर कार्बन है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट का यूज करके हम किसी और एलिमेंट के प्रोडक्ट बना दें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक एलिमेंट का यूज करके हम किसी और एलिमेंट के प्रोडक्ट बना दें। अगर हमने यहाँ पे देखो, ध्यान से नीचे समझो, हमने क्या लिया रिएक्शन, AB प्लस सी और A प्लस बी सी। तो हमारा पहले हमारे पास देखो, ये ऐसा समझो हमारे पास तीन एटम है, एक एलिमेंट A का एटम है, एक एलिमेंट B का एटम है, एक एलिमेंट C का एटम है। तो बाद में भी हमारे पास एलिमेंट A, एलिमेंट B और एलिमेंट C के ही एटम है, नया एलिमेंट D नहीं आया। ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है रिएक्शन में? रीअरेंजमेंट। यानी कि ये वाला जो C है ये B के साथ आ गया और A अलग हो गया। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार आराम से बातें सुनने की कोशिश करना है, बस उसकी टेंशन मत लो कि क्या होगा, कैसे होगी केमिस्ट्री। मेरे हाथ में है तुम्हारी केमिस्ट्री। बस क्या हुआ, ये B ने C के साथ रीअरेंजमेंट की है, ना कि एलिमेंट कुछ और बन गया। C से D नहीं बना सकते, C का C ही रहेगा, B का B ही रहेगा, A का A ही रहेगा। बस ऐसा हो जाएगा कि ये B C के पास चला जाए, एक नया कंपाउंड बन जाए BC, और ये AB जो है वो अकेला, AB में से B तो चला गया, अब कौन बचा? A। क्या ये बातें समझ में आ रही है? अगर ये बातें समझ में आ रही है तो हमको एक छोटी सी बात और समझनी है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलो इसको समझो। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो सब्सटेंस तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल थे चाय बनाने में, बताओ क्या थे? दूध, मिल्क, चाय की पत्ती, पानी, वाटर। ये सारी की सारी चीजें जो तुम्हारे पास अवेलेबल थी, जिसकी हेल्प से तुमने चाय बनाई, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो पाती है। केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंसेज ऑलरेडी होने चाहिए, हाँ है ना? होने चाहिए ना। चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती, पानी, दूध, कम से कम कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये सारे सब्सटेंसेज जो तुम्हारे पास थे, चाय की पत्ती और दूध और पानी, ये सभी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो चाय बनी उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? और जो सब्सटेंस रिएक्शन के टाइम पे नए बन गए, जो प्रोड्यूस हो गए केमिकल रिएक्शन के बाद, उन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं। नीचे एक रिएक्शन है बहुत प्यारी सी, NH3 प्लस HCl। तो देखो क्या हुआ, H3 है, H एक है, ये सारे H एक साथ हो गए तो NH4 हो गया और Cl भी हो गया। ये रिएक्शन कैसे हुई हम इसको पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो, पर धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हमारी पहली क्लास है तो यहाँ पे मैं आपका बेस बना रहा हूँ। तो हमने NH4Cl बनाने के लिए कौन से दो सब्सटेंसेस लिए थे? एक हमने NH3 लिया था, एक हमने NH3 लिया था। एक सेकंड रुको। तो हमें NH4Cl बनाना था। हमें क्या बनाना था? NH4Cl बनाना था। तो इस NH4Cl बनाने के लिए हमने क्या क्या लिए? NH3 लिए और HCl, ये दो सब्सटेंस लिए। यस और नो? तो ये दोनों सब्सटेंस हमारे पास पहले से अवेलेबल थे, जिनकी हेल्प से हम NH4Cl बना पाए। इज इट क्लियर? तो NH3 और HCl हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट, और NH4Cl हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो सब्सटेंस रिएक्शन में बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं रिएक्शन करवाने के लिए उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। तो NH3 प्लस HCl हमारे रिएक्टेंट है और NH4Cl हमारा प्रोडक्ट है। इस एरो के इधर जितने भी सब्सटेंस तुम ले रहे हो वो रिएक्टेंट है, और इस एरो के राइट साइड में जितने भी सब्सटेंस तुम ले रहे हो वो प्रोडक्ट है। इस एरो के इधर जितने भी सब्सटेंस थे वो रिएक्शन होने से पहले अवेलेबल थे। इस एरो के बाद जो भी सब्सटेंस आएंगे वो रिएक्शन होने के बाद अवेलेबल हो जाएंगे, और रिएक्शन के ड्यूरिंग भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो रिएक्शन एक बार चल पड़ी फिर NH4Cl बनना स्टार्ट हो जाएगा ना। NH3 और HCl जैसे जैसे मिलते रहेंगे वैसे वैसे NH4Cl के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स बनते चले जाएंगे। ये समझ में आया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है? तो रिएक्टेंट वो जो हमारे पास रिएक्शन में पहले से अवेलेबल थे, जिनकी वजह से रिएक्शन हुई है। इज इट क्लियर? अ प्रोडक्ट वो जो बना है। तो चाय हमारा क्या हो गया?
चाय जो हमारी बनी थी दैट इज प्रोडक्ट, और जो तुमने मिल्क लिया था MILK दैट इज रिएक्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ लिया, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन समझ लिया। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनाते हैं पुराने सब्सटेंसेस की हेल्प से। एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट होता है बस। बिना रीअरेंजमेंट के तो रिएक्शन होगी भी नहीं। तो रीअरेंजमेंट किसका होता है, एटम्स का। एटम्स तुमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे, उसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करने वाला हूँ आने वाली क्लासेस में। एटम 9th क्लास में तुम फैमिलियर हो गए। एटम एक ऐसा पार्टिकल होता है जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है। ये सारी बातें तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी हम इसको बाद में एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, हम अगला टॉपिक हमारा पकड़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बाद आता है हमारे पास एक स्लाइड है, इसको अच्छे से पढ़ो। क्या है स्लाइड, देखो। हमने अमोनिया लिया, अमोनिया यानी कि NH3 लिया। अब देखो फॉर्मूले याद करने स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, हाथों हाथ याद करते हुए चलना है। छोटी छोटी चीज़ें, केमिस्ट्री में 2-4 बातें याद करने की होती, बाकी कुछ याद करने जैसा नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, कैसे याद रखोगे, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन लिया, क्लोरिक यानी कि क्लोरीन लिया, तो HCl लिया। इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सबके सिंबल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, ताकि फ्यूचर के जो चैप्टर्स है वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, अमोनियम क्लोराइड बना दिया। बताओ तुम्हारे अमोनियम के जो, जब भी अमोनियम लिखा हुआ मिलेगा तो NH4, क्लोराइड मैंने अभी अभी बताया था Cl, जब भी क्लोरिक क्लोराइड आए तो क्लोरीन की बात हो रही है। तो देखो क्या हुआ, हमने अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए थे, तो ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे लिए क्या हो गए, ये हमारे लिए हो गए रिएक्टेंट। जो चीज़ हमारे पास पहले से अवेलेबल थी वो हमारे लिए क्या हो जाती है, रिएक्टेंट। बन क्या गया, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए प्रोडक्ट हो गया। इज इट क्लियर? जो चीज़ रिएक्शन होने के बाद बन के हमारे हाथ में आ रही है वो प्रोडक्ट है, और जिन कंपाउंड की हेल्प से हम वो रिएक्शन करवा पाए, जिन सब्सटेंसेस की हेल्प से हम वो रिएक्शन कर पाए, वो रिएक्टेंट थे। ठीक है, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रही क्लास, आराम आराम चलेंगे हम, बता देना नीचे कमेंट में अगर ज़्यादा तेज हो रहा हो तो। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शन आप दोबारा देखो, हम केमिकल रिएक्शन में नाम लिखते हैं। अमोनिया लिखा ना हमने AMMONIA, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा HYDROCHLORICACID, और फिर हमने अमोनियम क्लोराइड लिखा। ये बात समझ में आ रही है? और जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंपाउंड के सिंबल्स के रूप में, कंपाउंड के फॉर्मूले के रूप में, फिजिकल स्टेट्स को दिखाते हुए, टेम्परेचर और प्रेशर दिखाते हुए और कैटलिस्ट दिखाते हुए लिख देते हैं, तो हम उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सॉरी, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका इन द फॉर्म ऑफ सिंबल ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ, कैटलिस्ट के साथ, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने अमोनिया का फॉर्मूला लिख दिया NH3, तो नाइट्रोजन के लिए हमने क्या सिंबल यूज किया N, हाइड्रोजन के लिए हमने क्या सिंबल यूज किया H, और H के हमने कितने मॉलिक्यूल लिया, अमोनिया में 3 ही होते हैं, क्यों होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमने HCl लिया और NH4Cl लिया। तो क्या हमने यहाँ पे सिंबल और फॉर्मूला का यूज किया? हाँ। तो ये केमिकल इक्वेशन है, किसको दिखा रही है, केमिकल रिएक्शन हुई है इस बात को दिखा रही है। और साथ में हमने ये भी बता दिया कि हमने एक्वस लिया है, ये भी एक्वस लिया है, ये भी एक्वस लिया है। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर है। जब भी एक्वस लिखा हुआ आएगा इसका मतलब NH4Cl और वाटर, यानी कि वाटर की मात्रा NH4Cl में प्रेजेंट है, HCl की क्वांटिटी, सॉरी वाटर की क्वांटिटी HCl में प्रेजेंट है, वाटर की क्वांटिटी अमोनिया में प्रेजेंट है। ये बात समझ में आई केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इस चीज को आगे पढ़ते हैं। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट, जो भी सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए थे, जो भी सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए थे, सपोज करो वाटर इन्वॉल्व हुआ, तो इनका सिंबल या इनका फॉर्मूला लिख दो एंड फिर रिप्रेजेंट करो।
फिर क्या करो, रिप्रेजेंट करो, इसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो वाटर की जगह हम क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे जब हम केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे होंगे। केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली बात, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ये डेफिनेशन आप एज इट इज बोर्ड में लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन थी हमारे पास, उस केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस ही है, रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, इसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये दो तरह से ये दो तरह से होती हैं, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ इक्वल नहीं होते। क्या बात हो रही है कि रिएक्टेंट के एटम काउंट करोगे और प्रोडक्ट के एटम काउंट करोगे तो वो इक्वल नहीं आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जहां पे जब तुम रिएक्टेंट की साइड वाले एटम काउंट करोगे और प्रोडक्ट की साइड वाले एटम काउंट करोगे तो वो इक्वल आएंगे। इज इट क्लियर? क्या बात हो रही थी हमारे पास, अच्छे समझ में आया? अनबैलेंस का मतलब ही क्या समझ में आ रहा है, जो बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है इसका मतलब क्या, एक तरफ बैलेंस माने तराजू भी होता है ना, तो एक तरफ कम वजन है, एक तरफ ज्यादा वजन है। यानी कि रिएक्टेंट की साइड में जो एटम्स हैं अगर उन्हें काउंट करोगे और प्रोडक्ट की साइड में जो एटम है उन्हें काउंट करोगे, अगर वो इक्वल नहीं आते हैं तो हम कह देंगे ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है ना ये अनबैलेंस्ड है। क्या बोलोगे? ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल आ गए, रिएक्टेंट के साइड के एटम और प्रोडक्ट के साइड के एटम इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इज इट क्लियर? देखो बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है पूरी केमिस्ट्री में, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो इसी बात को हम थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई हैं, अब चेक करते हैं कौन सी बैलेंस्ड है कौन सी अनबैलेंस्ड है। वैसे तो मैंने नाम लिख दिया ऊपर, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास इधर Mn है, Mn एक एटम है, ठीक है। कितने हैं इधर? 1। इधर भी Mn कितने हैं? 1। तो Mn तो बैलेंस है, हाँ कि ना? ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं इधर? देखो O2 लिखा है ना, तो ऑक्सीजन कितने हैं इधर? 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1। क्या इधर और इधर ऑक्सीजन सेम है, इक्वल है? नहीं ना, तो इसलिए हम इसको कौन सी इक्वेशन बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी और देखो, H कितने हैं इधर? 1। इधर H कितने हैं? H2 लिखा है ना, तो H 2 है, तो इधर भी H भी बैलेंस नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे Cl कितने हैं? 1। यहाँ पे Cl 2 तो यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, तो Cl 4 है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट की साइड वाले, अगर मैं नंबर ऑफ एटम काउंट करूँ ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के और क्लोरीन के, और प्रोडक्ट की साइड वाले के भी काउंट करूँ तो इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना? बताओ, इक्वल आ रहे हैं? नहीं ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा नीचे आइए जरा दोबारा से। अब बताओ Mn 1 है, Mn इस बार कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर ऑक्सीजन देखो, अब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। मैं सिखाऊंगा बैलेंस कैसे करते हैं, रुक जाओ। फिलहाल हमें टॉपिक समझना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। एक बार अच्छे से डिफरेंस समझ लोगे, आगे हम ये भी सीखेंगे हाउ टू बैलेंस एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चा? चलो तो बच्चा लोग आ जाओ दोबारा, बताओ ऑक्सीजन कितने हैं इस बार? हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने H2O के आगे 2 लिखा। भाई इधर ऑक्सीजन 2 थे, इधर भी हमें 2 करने थे। थोड़ा सा सीख लो कैसे करते हैं बैलेंस। देखो पहले मैं बैलेंस करना सिखाता हूँ तुम लोगों को, एक बात समझो अच्छे से, बहुत प्यार से। हमेशा कोशिश किया करो कि दोनों साइड में इवन नंबर बनाने की कोशिश किया करो। ये क्या हो रहा है? इवन नंबर बनाने की कोशिश किया करो। कैसे बताओ? Mn तो बैलेंस है, इसको टच करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ना। गुड। अच्छा ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 1 है ना, तो 1 तो ओड नंबर होता है, तो इसको 2 कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। कैसे? ये वाला जो ऑक्सीजन है 1 था, लेकिन ऐसे ऐसे तुमने कितने H2O लिए? 2। अगर एक H2O में 1 ऑक्सीजन है तो 2 H2O में 2 ऑक्सीजन होंगे या नहीं? बोलो। 2 H2O के मॉलिक्यूल लिए, एक H2O में अगर 1 ऑक्सीजन पाया जाता है तो 2 H2O में 2 ऑक्सीजन हो गए, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन काउंट करना जरा, इधर 1 ही है, इधर कितने हो गए? 2 2 4, तो इधर भी 4 कर दो। 4 कैसे करोगे? 4 लिख के। अब बताओ
यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, एक HCl में एक हाइड्रोजन, तो 4 HCl में 4 हाइड्रोजन। इधर भी कितने हाइड्रोजन है, 4, देखो 2 2 जा 4, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, 2 2 जा 4, इधर भी 4 हाइड्रोजन है। Cl कितने हैं इधर, 4, इधर Cl कितने हैं, देखो यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, तो क्या सब कुछ बैलेंस नहीं हो गया। देखो यहाँ पे Mn 1 है, यहाँ पे Mn 1 है, ऑक्सीजन 2 है, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं, 2 1 जा 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, और Cl यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखो Cl यहाँ पे भी 2 हो चुके हैं, यहाँ पे भी 2 हो चुके हैं। इज इट क्लियर और नॉट, आ रही बात समझ में। तो देखो हमने वही तो लिखा नीचे, मैं ऊपर वाला रिएक्शन MnO2 प्लस 4 HCl MnCl2 प्लस 2 H2O प्लस Cl2, यही रिएक्शन हमारी नीचे लिख रही है। तो बैलेंस होने के बाद हमारी रिएक्शन कैसी दिख रही है, ऐसी। तो बैलेंस होने का हमने एक छोटा सा रूल क्या डिस्कस कर लिया, ट्राई टू डू इवन नंबर, ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसको मुझे डिलीट करना है, डिलीट हो भाई, चलो छोड़ो, अगले टॉपिक पे चलते हैं, डिलीट होने का नाम नहीं ले रहा, इसको इसके हाल पे छोड़ो। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना अभी और डिटेल में सीखने वाले हैं, फिलहाल तो हम बेस बना रहे थे, तो हमने बेस बनाते टाइम इतनी बातें सीख ली कि किस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो बताओ पहले, ठीक है, आगे चलें। चलो अभी एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। नोट्स अच्छे से बना लेना, अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने की कोशिश करो बहुत प्यारे से, उसके बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करो, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे चलो, कुछ चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी धीरे धीरे, कुछ चीज़ें तुम्हें फ्लो के साथ समझ में आने लग जाएंगी। एक बार पाँचों के पाँचों चैप्टर अच्छे से पढ़ के देखो, उसके बाद अगर तुम्हें केमिस्ट्री में इतना सा भी कोई भी डाउट हो तो बात भी है। अब मैं फिर बोल रहा हूँ 10th क्लास की केमिस्ट्री 11th क्लास के लिए 12th क्लास के लिए बेस बनने वाली है, तो प्लीज़ फोकस ऑन द लेक्चर। आगे चलते हैं ना, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को मुझे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बातें पता चल पाए सब्सटेंसेस के बारे में। अब देखो हम साइंस पढ़ रहे हैं ना बच्चों, देखो एक एक बात अच्छे से समझनी है सबको, सभी मेरे को, सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देखने वाले सभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर वो कैसी भी है उसकी केमिस्ट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसकी केमिस्ट्री अच्छी होने वाली है। मैं बोल रहा हूँ हम साइंस पढ़ते ही क्यों हैं, ताकि हम किसी भी चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझ पाएं। तो हमें केमिकल इक्वेशन की भी तो डिटेल जाननी है ना, तो केमिकल इक्वेशन की डिटेल जाननी है तो हमको क्या देखना है यार, इंफॉर्मेटिव बनाए कैसे केमिकल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा, हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ये बात भी तो समझनी है ना कि हम किसी भी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाए। तो ये बात समझ में आ रही है। तो हमको बस यही चीज़ अच्छे से समझनी है कि हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे केमिकल इक्वेशन को। आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं, हमारा लेक्चर का अच्छा वाला टॉपिक है ये भी। हम कंपाउंड की फिजिकल स्टेट को भी दिखाएंगे, हम कंपाउंड की फिजिकल स्टेट को भी दिखाएंगे, और उस फिजिकल स्टेट को दिखाने के कारण हमारी केमिकल इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। हम ये भी बताया करेंगे कि डाइल्यूट है सब्सटेंस, सब्सटेंस सॉलिड है, सब्सटेंस लिक्विड है, सब्सटेंस गैस है, सब्सटेंस एक्वस है, या सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेटेड है। ये बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा समझ लेते हैं सारे टॉपिक होते क्या है। देखो डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, यानी कि हमने उस कंपाउंड में पानी बहुत हाई क्वांटिटी में मिलाया है। और एक्वस का मतलब होता है पानी मिलाया है, पहले इतना समझो बस बेसिकली। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है गाढ़ा, यानी कि पानी बहुत कम है, गाढ़ा। तो डाइल्यूट का मतलब हो गया पानी बहुत ज़्यादा, एक्वस का मतलब है पानी है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है गाढ़ा है। सॉलिड का मतलब सबको पता है ठोस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस है, बुक, पेन, चेयर, टेबल, ये सब सॉलिड होते हैं। लिक्विड का होते हैं जो फ्लो हो जाए, फ्लो होने का मतलब, या फिर कंटेनर की शेप ले लें, जैसे वाटर, वाटर को आप फर्श पर डालोगे बह जाएगा। और गैस क्या होती है कि जहाँ रखोगे वो उसी रूम का शेप ले लेगी। अगर आप इसे गैस को रूम में बंद करोगे तो पूरे रूम में गैस फैल जाएगी। हीट चेंजेस भी दिखा सकते हैं हम। हीट चेंजेस दिखाने का मतलब क्या हुआ बताओ, कि रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुई है या हीट रिलीज हुई है, इस बात को भी दिखा दो, ठीक है। और साथ में ये भी दिखा दो कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हुई है, क्या प्रेशर था रिएक्शन करवाते टाइम, क्या कैटलिस्ट यूज़ करे हैं। अब ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की
स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। ये मुझे पता है मेरे फेस कैम के पीछे आ गया होगा, पर समझ लो अच्छे से। कैटलिस्ट वो होते हैं, जब मैं पीपीटी शेयर करूंगा तो सब ये हट जाएगा, तो मतलब फेस कैम वहाँ पे नहीं होता ना, समझो। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, समझ में आ रहा है? तो कैटलिस्ट वो होते हैं जिससे रिएक्शन की स्पीड कम या ज़्यादा होती है। हाँ है ना, ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट लिखा होता है पीछे, ये मिल जाएगा आपको जब मैं पीपीटी शेयर करूँगा। चलो आगे चलते हैं। तो हमें केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव कैसे बनानी है, बात समझ में आ गई। हम एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो बोर्ड में आ सकता है एंड तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स को समझो। देखो तुम खाना खाते हो तो उस पूरे प्रोसेस को, ये हम बायो में पढ़ने वाले होते हैं वैसे, डाइजेशन होता है, जो भी तुमने खाया है उसका डाइजेस्ट होना, उस खाने का पचना, तो ये पूरी की पूरी डेली लाइफ में होने वाली है केमिकल रिएक्शन है। रेस्पायरेशन का क्या होता है बताओ? रेस्पायरेशन का मतलब क्या है पता है? ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, यानी कि सांस लेना। सिंपल सी बात है, लिविंग बीइंग्स हो तो सांस तो ले रही होगे ना, बिना सांस के थोड़ी जिंदा हो। तुम लोग लेक्चर भी देख रहे हो तो सांस तो चल रही होंगी। अगला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों का खाना बनाना। रस्टिंग या कोरोजन, कोरोजन होता है जंग लगना, रस्टिंग होता है लोहे पे जंग लगना। कोरोजन होता है सिल्वर का काला पड़ जाना। देखा, चांदी काली पड़ जाती है कुछ टाइम के बाद, फिर आप लोग ज्वेलरी शॉप पे जाते होगे, जो भी गर्ल्स वगैरह हैं, फिर वापस उसको क्लीन करवाने के लिए। जो बैटरीज होती हैं उनके अंदर केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं, आपको पता ही है। रेंसिडिटी होती है, आपने देखा होगा घर में पूरी बनी हो, कचौरी बनी हो, फेस्टिवल्स निकले हैं अभी अभी, तो वो पूरी कचौरी जो बनती हैं क्या होता है पता है? जब पूरी कचौरी आप लोग खा रहे होते हो तो उससे क्या होता है फिर, मतलब अगर उन जो बच जाती है, अगर आप उसको कुछ थोड़ा टाइम के लिए ज़्यादा देर तक रख दो तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, वो टेस्ट भी चेंज हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाती है ना। तो ख़राब होती है यानी कि क्या हो जाती है? रेंसिडिटी हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मज़ा आ रहा है? देखो प्रैक्टिकली बात करो, बहुत प्यारी होती है केमिस्ट्री, आप अच्छे से समझते हो। चलो तो 6 की 6 बातें हमारे को समझ में आ गई होंगी। बहुत प्रैक्टिकल छोटी सी बातें, 6 के 6 प्रोसेस डेली लाइफ में होते रहते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिक बायो में जाएंगे, कुछ टॉपिक केमिस्ट्री में ही रहेंगे, कुछ टॉपिक फिजिक्स में चले जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे चलते हैं। कोरोजन क्या होता है, चलो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, और रेंसिडिटी क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं चीज़ों की, ठीक है। तो व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, एयर, ऑक्सीजन एटसेट्रा, तो हम कह देते हैं उस मेटल पे कोरोजन लग गया। क्या मतलब है इसका? मान लो आयरन है तुम्हारे पास, लोहा है ना, लोहे की आपने देखी होंगी, लोहे की रेलिंग वगैरह होती हैं। तो अब वो कहाँ होती हैं भाई? धरती पे रहते हो तो धरती पे होंगे ना सब कुछ। तो लोहे की रेलिंग थी, उस रेलिंग पे मॉइस्चर ने अटैक किया। मॉइस्चर यानी नमी, हवा में जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं कम क्वांटिटी में, उसे मॉइस्चर बोलते हैं। एसिड्स, हवा में एसिड्स भी होते हैं, तो उसने अटैक किया। एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, उन्होंने अटैक किया, और ऑक्सीजन एटसेट्रा, इन सब ने उस मेटल पर अटैक किया, उस मेटल को कोरोड कर दिया, यानी कि उस मेटल पर जंग लग गया, तो मेटल का कोरोड हो गया। और मेटल कोरोड होने में फिर से देखो टाइम लगा होगा, जब भी टाइम लग रहा होता है किसी भी एक्टिविटी में वो प्रोसेस बन जाता है, तो इसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। और इस कोरोजन से पता है कितना नुकसान हो सकता है? सोचो, पूरी की पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती हैं, जहाज तक डैमेज हो जाते हैं, और आयरन की रेलिंग्स भी डैमेज हो जाती हैं बनी हुई। यानी कि एक बात अच्छे से समझ लो, ये बहुत हार्मफुल होता है मेटल्स के लिए। इसमें कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे क्या? सिल्वर का ब्लैक हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना, और आयरन का पर रस्ट चढ़ जाना, यानी कि जंग लग जाना, जर हो जाता है ना। आपने देखा होगा आयरन का कलर ब्राउन कलर का हो जाता है, थोड़ा रेडिश ब्राउन हो जाता है, अगर आयरन पे हम पेंट वगैरह नहीं करवाते ज़्यादा टाइम तक, आयरन सड़ जाता है। वाई? कोरोजन की वजह से। तो कोरोजन का मतलब होता है जब भी किसी मेटल पे अटैक करते हैं मॉइस्चर, एसिड, एयर, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें, तो उस मेटल, वो मेटल कोरोड हो जाता है, वो मेटल सड़ जाता है, या मेटल खराब होने लगता है। और इसी मेटल के खराब होने के पूरे प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? कोरोजन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? मेटल, मेरे पास कोई मेटल है ना, देखो एक बात समझो बहुत प्रैक्टिकली, आयरन है मेरे पास, सिल्वर है मेरे पास, कॉपर है मेरे पास, ये सारी की सारी चीजें मॉइस्चर, एसिड, एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खराब हो गई, तो इसी खराब होने को बोलते हैं कि मेटल कोरोड हो गया, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कि कोरोजन हो गया। इससे पूरी की पूरी बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, जहाज डैमेज हो सकते हैं, और आयरन की रेलिंग्स डैमेज हो सकती हैं। ये बात समझ में आ रही है? सिल्वर का ब्लैक हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना, और आयरन पर रस्टिंग लग जाना, एक कोरोजन के बेसिक एग्जांपल्स हैं। इज इट क्लियर? बहुत
अच्छे से समझा रहा हूँ, ना समझ में आए कमेंट कर देना, मैं चीज़ों को और प्रैक्टिकली करूँगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये रही। रिएक्शन क्या है देख लेते हैं, क्या रिएक्शन है। मैंने आयरन लिया, आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं 3 से 4 दिन के बाद इन सारी चीज़ों को। फिर जब वो आप ये वाली सारी चीज़ें पढ़ लोगे, दोबारा रिवाइज करोगे, फिर आपको केमिस्ट्री इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। चलो, ऑक्सीजन O2 और पानी था हवा में, X लिखा है हमने यहाँ भाई। देखो एक बात बताओ, कभी कभी हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी बहुत कम होती है, और नमी में पानी ही होता है ना, और पानी क्या होता है, H2O होता है। अब आपको क्या पता कि आज हवा में नमी जो है वो कम है ज़्यादा है। तो जब हमें किसी भी चीज़ का ठीक से कुछ नहीं पता होता तो हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। H2O X का मतलब ये हुआ कि हमको नहीं पता है H2O के कितने मॉलिक्यूल्स ने आयरन पर अटैक किया है। H2O के 10 मॉलिक्यूल ने आयरन पर अटैक किया है, H2O के 50 मॉलिक्यूल ने आयरन पर अटैक किया है, H2O के 40 मॉलिक्यूल ने आयरन पर अटैक किया है, 10,000 मॉलिक्यूल ने आयरन पर अटैक किया है, वी डोंट नो। इसलिए ही नमी की जो हम क्वांटिटी है हवा में कितनी है वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो हम H2O के साथ X यूज करेंगे। और H2O आयरन पे ऑक्सीजन और पानी ने अटैक किया और एक कंपाउंड बन जाता है Fe2O3X फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। क्या फॉर्मूला है, Fe2O3X और ये किसका फॉर्मूला होता है, रस्ट का। और इसकी वजह से आयरन जो ब्लैक था कभी, वो आयरन अब कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। कलर याद रखना, आयरन ब्लैक था, ऑक्सीजन ने और पानी ने अटैक किया, अब उसका कलर कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। क्योंकि आयरन के ऊपर एक लेयर बन गई, लेयर समझ में आती है, परत बन गई, परत। और उस परत की वजह से क्या हुआ, उस जैसे ये मेरे पास आयरन का मान लेते हैं, तो इसके ऊपर एक परत बन जाएगी Fe2O3X की, और ये Fe2O3X की जो परत बनेगी इसके ऊपर, इस परत को ही रस्ट बोलते हैं। आ रही बात समझ में। अगर ये आयरन का है तो इसको अगर मैं मॉइस्चर के और ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में छोड़ दूंगा तो ये कोरोड हो जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को कोरोजन बोलेंगे। और इसके ऊपर जो लेयर बनेगी रस्ट की, उसी की वजह से हम इसको रस्टिंग बोलते हैं। यानी कि रस्ट का फॉर्मेशन समझ में आया। और ये जो रिएक्शन है बहुत दिनों तक चलती है, कम से कम 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल लग जाते हैं किसी भी आयरन को कोरोड होने में। एक बात समझ में आ रही है ना, ये रिएक्शन बहुत लंबे टाइम तक चलती है, इसी को हम वेरी लॉन्ग रिएक्शन भी बोल देते हैं। ये बात क्लियर, गुड, ठीक है, थैंक यू। अभी वीडियो एंड नहीं हो रही है, अभी रेंसिडिटी पढ़नी है, इस जल्दी मत भागा करो, कम से कम 30-40 मिनट बैठ के देखना सीखो। रेंसिडिटी का मतलब क्या हुआ, बहुत ही प्रैक्टिकल सा टॉपिक है यार। खाना है ना, खाना जैसे पूरी कचौरी होती है, ये लो पूरी बन गई, अरे कैसी सी बनी, चलो अच्छी करती है। अब इसका कलर कैसा वो बनाऊँ मैं, इसके अंदर कलर भरना है ना। मान लो ये पूरी या कचौरी है ना, कैसे मानोगे तुम, मान लो दिस इज पूरी या कचौरी, मान लो, मानने में कितना क्या जा रहा है तुम्हारा। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो होता ही है ना हवा में, अरे 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 भाई साहब, ये रहा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने इस पे अटैक किया, इस ऑक्सीजन ने इस पे क्या किया, अटैक किया। और जब पूरी या कचौरी पे ऑक्सीजन ने अटैक किया तो कुछ टाइम के बाद पूरी का टेस्ट, पूरी की स्मेल सब चेंज हो गई। इस प्रोसेस को ही रेंसिडिटी बोलते हैं। हम क्या, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इस पूरी के अंदर क्या प्रेजेंट थे बताओ, फैट प्रेजेंट होता है, 1 मिनट, फैट प्रेजेंट होता है और ऑयल प्रेजेंट होता है। तो फैट और ऑयल ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो गए, और जब ये ऑक्सीडाइज हो गए तो इनके ऑक्सीडाइज होने की वजह से टेस्ट भी चेंज हो गया। मैंने क्या बताया था, रिएक्शन हो गई ना, ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन और पूरी मिली, ऑक्सीजन और फैट मिला, ऑक्सीजन और ऑयल मिली, एक नया प्रोडक्ट बना, तो रिएक्शन हो गई। जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी तो डिफरेंट होंगी ना, तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। आए बात समझ में। अब बात करते हैं, रेंसिडिटी भी समझ में आ गया, खाने का खराब होना रेंसिडिटी और किसी मेटल का खराब होना कोरोजन।
कोरोजन से कैसे बचाया जाए और रेंसिडिटी से कैसे बचाया जाए ये और सीख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। अगर आपको किसी मेटल को कोरोजन से बचाना है तो स्टील या एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स का यूज करो, प्रोडक्ट्स में वो कोरोड नहीं होते हैं। तो स्टील और एल्यूमिनियम जल्दी से कोरोड नहीं होता, तो इसलिए हम नॉन कोरोजिव मेटल्स का यूज कर सकते हैं। नॉन कोरोजिव मेटल वो मेटल होते हैं जिन पर कोरोजन नहीं लगता। हम ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, तो ग्रीस लगाने से भी कोरोजन खत्म हो जाता है। हम मेटल की ऊपर वाली सरफेस को पेंट कर देंगे, अब बत सोचो, या ऑयलिंग कर देंगे। अब तुमको पता क्या चला कि जो भी हमारा वाटर था, एयर था, मॉइस्चर था, वो यहाँ अटैक करता। अब तुमने इसके ऊपर पेंट कर दिया, उस पेंट करने की वजह से क्या हुआ, आयरन बच गया। आयरन के ऊपर एक पहले से लेयर आ गई, अब वो लेयर इस आयरन को बचा लेगी कोरोड होने से। ये बात समझ में आ रही है कि कैसे बचा सकते हो? तो ये 4 बेसिक तरीके हैं आयरन को बचाने के, मेटल्स को बचाने के। अगला तरीका रेंसिडिटी से कैसे बचाया जाए, उसके बाद आगे की बातें हम कल करेंगे, या हाँ कल या परसों करेंगे। चलो, रेंसिडिटी, खाने को ख़राब होने से बचाना है तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। खाना ख़राब क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन फैट के साथ और ऑयल के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो ऑक्सीजन रिएक्ट ना कर पाए इसलिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। फिर बोल रहा हूँ, एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। खाने को ना एयर टाइट कंटेनर में रख दो, ज़्यादा चलेगा, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में ऑक्सीजन अंदर आ ही नहीं पाएगा बाहर उसके। खाने को रेफ्रिजरेट कर दो, फ्रीज में डाल दो, और नाइट्रोजन गैस, तुमने कुरकुरा चिप्स वगैरह देखा होगा, उनमें हवा भरी होती है, वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस को किससे बचा देती है? रेंसिडिटी से बचा लेती है सब्सटेंसेस को, जो जिनमें फैट या ऑयल प्रेजेंट होता है। लेकिन खाना अच्छा नहीं होता वो सब चीज़ें, ठीक है? तो खाना नहीं चाहिए। ये कुरकुरे चिप्स ये बहुत अनहेल्दी होते हैं, इनसे जितना बच सकते हो बचो। एक तो इसमें पाम ऑयल होता है, तो पाम ऑयल बहुत अनहेल्दी होता है। पता है क्यों? क्योंकि पाम ऑयल को आप अगर अच्छे से स्टडी करोगे आपको समझ में आएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होता बहुत जल्दी। तो ऐसी चीज़ें मत खाया करो, इससे हेल्थ को अफेक्ट होता है। शॉर्ट टाइम में आपको नहीं दिखेगा, लॉन्ग टाइम में इसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी चीज़ें तुम खरीदते हो दुकान पे से, उनके पीछे का इंग्रेडिएंट अगर पाम ऑयल लिखा हुआ है तो प्लीज़ डोंट परचेज देम। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें पाम ऑयल आता है प्लीज़ उनको परचेज मत करो। उससे बेटर है ऐसी चीज़ें खा लो जो आपके हेल्थ को नुकसान न दे। पाम ऑयल से बेटर नॉर्मल सरसों का तेल होता है, उसमें चीज़ें बना के खा लो घर पे, वो ज़्यादा बेटर है। पर ये पाम ऑयल की चीज़ें जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती, इस बात को याद रखना। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। तो आज हमने सबसे पहले तो समझा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर हमने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को अच्छे से समझा, फिर हमने रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस देखा, फिर हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में समझा, फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में और समझा, फिर अनबैलेंस्ड और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है इसको हमने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशंस को और अच्छे से कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाए वो सीखा। हमने केमिकल रिएक्शन देख ली जो डेली लाइफ में होती हैं, और जिसमें से हमने कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ लिया, बाकी हम अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ लेंगे। कोरोजन में हमने मेटल ख़राब हो जाता है ये सीखा, रस्ट कैसे बनते हैं ये भी सीखा, और रेंसिडिटी में हमने खाना कैसे ख़राब होता है ऑक्सीजन की वजह से ये भी सीखा। कोरोजन से कैसे बचा जाए ये सीख लिया, और रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए ये सीख लिया। बताओ कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट करके बता देना। क्या आज के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए? कोई भी बात हो, अगर क्लास की स्पीड तेज़ हो, मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया हो तो भी बता देना, ठीक है मेरी स्पीड तो भी बता देना। आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप बस बता देना कि आज की क्लास कैसी लगी। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा पढ़ के। अभी इस चैप्टर में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो प्लीज़ बने रहना। देखो बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स बनाई गई हैं, आपको दिखा दूँ एक बार। ये हमारा बहुत कुछ पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपके चैप्टर 1 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और चैप्टर नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट है, तो चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट क्यों है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इस सिंगल चैप्टर के अंदर आपको इतनी सारी बातें बता दूंगा कि वो बातें आपके चैप्टर 2 में भी काम आएंगी, चैप्टर 3 में भी काम आएंगी, चैप्टर 4 में भी काम आएंगी, चैप्टर 5 में भी काम आएंगी, और अदर चीज़ों में भी काम आएंगी। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हर चीज़ में काम आने वाली है। तो प्लीज़ रिलैक्स रह कर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। एक सेकंड रुको, मैं इसको स्लाइड को ठीक कर लूँ। हाँ, तो आप सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। हमें नए टॉपिक पढ़ने हैं। हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमको ये सीखना है कि पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गई।
देखो एक बात सोचो, आप लैब में जाते हो, लैब में आपको कहीं से लैब में आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, या तो सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस रखे होंगे, या लिक्विड फॉर्म में रखे होंगे, गैस फॉर्म में रखे होंगे, या एक्वस फॉर्म में रखे होंगे। और अगर उनके ऊपर मान लो मैं लेबलिंग हटा देता हूँ, लेबलिंग मैंने नाम वगैरह हटा देता हूँ, तो आपको पता भी नहीं है कि सब्सटेंस क्या रखे हैं, एक बार को समझो, है ना। तो एक सब्सटेंस रख, एक लिक्विड लिया आपने, दूसरा लिक्विड लिया आपने, उन दोनों को मिक्स कर दिया, पता कैसे चलेगा रिएक्शन हो गई, इसका क्या तरीका है, तो इसके बहुत सारे तरीके हो, कलर चेंज हो जाएगा ना। मान लो आपने, देखो बहुत प्रैक्टिकल सी बात चलती है, काला पानी लिया, पीला पानी लिया, दोनों को मिला के नीला पानी बना दिया, तो आपने कलर देख के पता लगाया यार काला और पीले से नीला बन गया, यानी कि रिएक्शन हो गई। ये बात समझ में आ रही है। तो रिएक्शन कैसे पता लगाते हैं, इसके मेन तरीके क्या है पता लगाने के, कि हमने जो रिएक्टेंट लिए थे उससे प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट क्या होते हैं, बात समझ में आ गई ना। जो भी सब्सटेंस तुम्हारे पास रिएक्शन से पहले अवेलेबल होता है वो रिएक्टेंट, और जो भी रिएक्शन के बाद हमारे पास अवेलेबल होता है वो प्रोडक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन होने के बाद हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो, पर प्रोडक्ट रिएक्शन होने से पहले अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है अच्छे से। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आई होप आप अच्छे से मेहनत कर रहे होगे, मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।